नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के काम का पहला चरण पूरा हो गया है। आपको बताएं कि इस पहले चरण में नींव तैयार की गई है, जिसे कंक्रीट से तैयार किया गया और काफ़ी मजबूत नींव तैयार की गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। हमारे सहयोगी कमाल खान आज अयोध्या में हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण आज पूरा हो गया। दूसरा चरण बारिश के बाद शुरू होगा। इसकी बुनियाद डालने के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की एक चट्टान बनाई गई है। आज मंदिर ट्रस्ट मीडिया को वहां ले गया पहली बार मंदिर निर्माण का काम दिखाने के लिए। लोगों की आस्था है कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। अब यहीं पे रामलला का मंदिर बन रहा है। दूर जहां भगवा झंडा लगा है वहां मंदिर का गर्भगृह होगा और यह कंक्रीट की चट्टान उसकी बुनियाद होगी। 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है, ये जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है। इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद। राम मंदिर की डिज़ाइन मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार की है। मंदिर का काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे से पता चला था कि जहां मंदिर बनना था वहां नीचे ठोस ज़मीन ही नहीं थी, इसलिए तमाम उपाय करने पड़े। सर्वे में निकल कर आया कि नीचे मट्टी नहीं है, मलबा है। तो मलबे के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसमें ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं, इसलिए मलबा हटाते हटाते नीचे चलेगा। आज यहाँ मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। पहले कभी यहाँ सरयू नदी बहती थी या इसके नीचे से नदी की कोई धारा गुजरती थी, क्योंकि खुदाई में यहाँ 40 फीट के नीचे भी सिर्फ बालू ही मिल रही थी। इसलिए मंदिर की बुनियाद के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की ये चट्टान बनानी पड़ी। 40 फीट तक मलबा मिलता रहा। 40 फीट के बाद भी मिट्टी नहीं थी, केवल नदी की बालू थी। कभी नदी बहती रही होगी और इसलिए और गहरा गए, बालू ही रही। तब समुद्र तल से 91 मीटर के लेवल पर हमने चट्टान का भरना प्रारंभ कर दिया। मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 67 एकड़ ज़मीन मिली है। ट्रस्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक आसपास की संपत्तियां खरीद रहा है। जिनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं उन्हें बदले में दूसरी जगह पे ज़मीन दी जा रही है। इस खरीद में घोटालों के भी आरोप लगे हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी यात्रा के बाद इस जगह पे जहाँ पे एक आर्टिफिशियल चट्टान नज़र आ रही है, दिसंबर 2023 में रामलला का मंदिर यहाँ मुकम्मल हो चुका होगा और दर्शन और पूजन की इजाज़त मिल चुकी होगी। ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, दिल्ली की। जाने माने लेखक और पूर्व IAS अधिकारी हर्ष मंदर के घर और उनके 2 दफ्तरों पर आज प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये रेड की जा रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। सोनू सूद के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है, उससे पहले न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के यहाँ रेड हुई और अब हर्ष मंदर के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की रेड चल रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सकते हैं कि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर ईडी की टीम सुबह 8 बजे पहुंच गई, जबकि कुछ ही घंटे पहले एक फेलोशिप के सिलसिले में हर्ष मंदर जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने अदचिनी और वसंत कुंज के उनके घर दफ्तर में छापे मारे हैं। महरौली के हर्ष मंदर द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम पर भी छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि फरवरी में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनकी संस्थाओं के खिलाफ 2 केस दर्ज किए थे और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। यही नहीं, पहले बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग की एक टीम ने आरोप लगाया था कि उनके चिल्ड्रन होम के बच्चों को नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों में शामिल करवाया गया है। निजी तौर पर हर्ष मंदर ऐसे आंदोलनों के साथ रहे हैं।
हर्ष मंडर काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मुखर रहे हैं दिल्ली पुलिस और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो नागरिकता कानून रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों। यहाँ तक कि दिल्ली की दंगों की चार्जशीट में भी हर्ष मंडर का नाम था। फरवरी महीने में ही दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी हर्ष मंडर के एनजीओ के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल मिसडूइंग्स, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के। एनसीपीसीआर जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर काम करता है, उन्होंने भी यहाँ पर उनके चिल्ड्रन होम है और उनके एनजीओ पर रेड की थी, जिसके बाद हर्ष मंडर ने बयान दिया था कि ये उनके खिलाफ, चूँकि वो लगातार सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलते आए हैं, तो उनके खिलाफ विच हंट है। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक और सोनू सूद के यहाँ चल रहे आयकर सर्वे के बाद हर्ष मंडर के यहाँ हुई इस कार्रवाई से देश के बौद्धिक तबके में नाराजगी है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान भी चल पड़ा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने दस्तखत किए हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद आईएएस से इस्तीफा देने वाले हर्ष मंडर कई मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार की मुहिम में काम किया। यूपीए सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। वो भोजन का अधिकार मुहिम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल कमिश्नर भी रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कारवाने मोहब्बत नाम की मुहिम चलाई, जिसमें हर तरह की हिंसा के पीड़ितों के आंसू पोंछने का जज्बा था। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई इसलिए भी सवालों से घिरी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिन के समय में नया चांदनी चौक कैसा दिखता है हमने आपने देखा ही है, लेकिन मैंने दिन ढलने के बाद नए चांदनी चौक का जायज़ा लिया। मेरी इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे रात के वक्त नया चांदनी चौक रोशनी में नहाया हुआ सा लगता है और यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। रोशनी में नहाया हुआ, रात में जगमगाता हुआ। मुगल काल में चांदनी रात में ये जगह शायद ऐसी ही चमकती होगी, तभी इस जगह को चांदनी चौक का नाम दिया गया। ये नए चांदनी चौक का रात का नज़ारा है। नए चांदनी चौक के ऐसे नाइट लुक का सबसे अहम कारण है ये दूधिया रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स जो सड़क के दोनों तरफ लगी हैं। क्रम से देखने पर ये बहुत आकर्षक लगती हैं। ये एलईडी लाइट्स हैं, इसमें लाइट की खपत भी कम है और उजाला भी ज़्यादा है। ये बहुत एक साइड में देखिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, दोनों साइड ऐसा लगता है 14वीं का चांद निकला है चांदनी चौक में, जो सुना करते थे अपने पूर्वजों से। दरीबा कलां, सोने चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा रिटेल बाजार। रात में मशहूर जलेबी वाला की जलेबी खाई जा रही है और ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। सूरत बहुत साफ शहर है, क्या यहाँ आके बिल्कुल वैसा साफ सुथरा लग रहा है? सेकंड नंबर का क्लीनेस्ट सिटी है सूरत। तो यहाँ चांदनी चौक में आके वैसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी हो रहा है, अच्छा, बढ़िया है। नहीं जबरदस्ती मत बोलिएगा। नहीं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, लग रहा है। हाँ लग रहा है। बरेली से आए खरीदारी करने हैं? बरेली से आए। अच्छा, बरेली से आए हैं, तो पहली बार आए हैं चांदनी चौक? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन चांदनी चौक के बात ही कुछ और है। अच्छा, वो बहुत कंजेस्टेड था, एक घंटे का जाम रहता था। हाँ। काफी सोच के घर से निकलना पड़ता था। अब ये है कि वॉकिंग हम आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। अब धक्के नहीं लगते, अब धक्के नहीं लगते पहले की तरह। वो काफी अच्छा है। दिन ढलने के बाद भी चांदनी चौक में काफी रौनक रहती है। चांदनी चौक आने वाले पर्यटक, खरीदार या आम लोग चांदनी चौक में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहन बंद होने पर खुश हैं, जबकि व्यापारी अपनी मुश्किल बता रहे हैं। ट्रैफिक है नहीं, हाँ, कुछ चलना चाहिए, कोई गाड़ी आए, कुछ आए या स्कूटर आने से, अच्छा, तो कोई इसलिए कोई थोड़ा आ सकता है नहीं। अब पैदल का आदमी कहाँ तक निकलेगा पैदल? काम थोड़ा सा हल्का पड़ा है, क्योंकि पहले जो है कन्वेंस आती थी तो कस्टमर सीधा आ जाता था। अच्छा। एक तो यहाँ चांदनी चौक में पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हो रहा है कि पार्किंग कोई नहीं है, एक ही पार्किंग है, उसमें भी हाउसफुल होती है। नटराज के दही भल्ले देश भर में मशहूर हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाते, ग्राहक आते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पुरानी दिल्ली आकर बिना खाए पिए जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए एक दही भल्ले मैंने भी ले लिए हैं। ये देखिए जरा, इन दही भल्लों की हाजत ये होती है कि आपका ये पत्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। साफ सुथरे चांदनी चौक को कुछ लोग गुटखे की पिचकारी से रंग रहे हैं, जिसको लेकर जनता चिंतित है। ये जो थूकते हैं ना यहाँ पर, ये सबसे गंदा काम है। अगर मोदी जी ये बंद करवा देना या केजरीवाल जी, तो मैं कहती हूँ बहुत मेहरबानी होगी।
रात के 9 बजे तक चांदनी चौक में ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और वाहनों के लिए प्रवेश खोल दिया जाता है। चांदनी चौक में सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं, इसलिए लाल किले की तरफ जो मेन गेट है इसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो मोटर वाहन हैं वो आसानी से चांदनी चौक में आ जा पा रहे हैं। लेकिन जिस समय पर मोटर वाहनों की एंट्री चांदनी चौक में खुलती है उस समय आपको एहसास होता है कि ये जो पूरी चांदनी चौक की योजना है इसमें मोटर वाहनों पर प्रतिबंध होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस सड़क पर आप और साइकिल रिक्शा तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये मोटर वाहन और आप एक साथ नहीं चल सकते। चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी अमरा पर्सन कानन पात्रा और संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी होगी कम, और वो कैसे होगी कम दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच दूरी कम होने वाली है। 1380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है, जिससे दिल्ली और मुंबई की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। सरकार का दावा है कि ये एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद ये 24 घंटे की दूरी मात्र 12 घंटे में तय हो जाएगी। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये पूरी रिपोर्ट। मार्च 2023 तक इंतजार कीजिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोहना में जमीन से भी इसका जायजा लिया और फिर आसमान से भी। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए अभिमान का विषय है। दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे आने वाले वक्त में 12 लेन तक करने की व्यवस्था है। ये देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाएगा। इससे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों तक जाना आना आसान होगा। जगह जगह हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी, जिससे इमरजेंसी के हालात में किसी भी मरीज को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, नजर ड्रोन के जरिए आर्थिक गतिविधियों पर भी है। अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था, रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दिया है। 98,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे पर टोल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए लिया जाएगा। योजना है कि अगले साल मार्च में इसका दिल्ली से दौसा तक का हिस्सा खोल दिया जाए। खास बात यह है कि इसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ लगेंगे। जंगल और जंगली जानवरों के मद्देनजर 3 एनिमल पास और 5 ओवर पास बनाए जा रहे हैं। आकलन के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे से 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। 850 मिलियन किलोग्राम CO2 इमिशन कम होगा। वक्त के घूमते पहिए के बीच विकास को रफ्तार देने की ये कोशिश है। बचत समय की भी होगी और बचाव प्रदूषण से भी। हरियाणा के सोहना से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।